Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ। ये 6 सीटें हैं छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, जबलपुर, बालाघाट और शहडोल। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े दावे कर रही हैं और अपने जीत के लिए दावे कर रही हैं। सट्टा बाजार भी कुछ दावे कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? 2019 में मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों में से सिर्फ एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास गई थी। इनफैक्ट 29 में से एक ही सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास गई थी, वो थी छिंदवाड़ा की सीट। और क्या इस बार कमलनाथ छिंदवाड़ा में एक बार फिर अपने बेटे नकुलनाथ को जितवाने में कामयाब हो पाएंगे, या जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती आ रही है कि वो इस बार 29 में से 29 सीटें जीतेगी, वो कामयाब होगी? और बाकी सीटों पर पहले चरण में क्या हुआ है, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सवाल सबसे पहले तो जो पहला दौर हुआ है, पहला चरण हुआ है, उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या ये कोई इवन कॉन्टेस्ट था या वन साइडेड कॉन्टेस्ट था? शुरू में तो क्योंकि बात 400 पार की भारतीय जनता पार्टी की हो रही थी, और 400 पार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये जो नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, इनमें 100% स्कोर किए बगैर नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% यहां पर इन राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश की पहली 6 सीटों में है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो पिछली बार 29 में से एक जीते थे जी, वो सीट इन्होंने पूरी कोशिश की छिंदवाड़ा की सीट जीतने के लिए, कि कमलनाथ के आसपास के सारे लोगों को निकाल लिया, दबाव बनाया, काफी हद तक मानसिक दबाव, प्रचार, सब कुछ किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कमलनाथ 44 साल से छिंदवाड़ा से जुड़े हैं, तो जितना तेजी से दबाव बना, स्थानीय लोगों ने भी देखा, तो उसका असर पड़ा लोगों में। लोगों को लगा कि टारगेट कर रहे हैं। तो कमलनाथ, जैसा कि इन्होंने कहा था कि 29वीं वही तो सीट जीतनी थी, तो वो सीट बहुत टफ है और मुझे उम्मीद नहीं है कि बीजेपी वो सीट जीत पाएगी। मेरा एक बड़ा सवाल है सर, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और पॉपुलर डिमांड में ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ये वाकई में ही कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और कमलनाथ के बीच, या ये नूरा कुश्ती थी? क्योंकि कुछ दिनों पहले कमलनाथ और उनके बेटे भाजपा में जाने वाले थे। और सवाल ये भी है, क्योंकि अगर वाकई में ही कमलनाथ को छिंदवाड़ा में हराना था, तो कोई ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारना, देखिए वो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, ट्राइबल आदमी वहां होता तो कंटेस्ट कर पाता। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी वहां 2 हिस्सों में बटी हुई है और एक फाड़ को दूसरे जो साइड है उसका कैंडिडेट किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो बंटी साहू एक धड़े को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा धड़ा नाराज हो गया, घर बैठ गया। तो 80% लोग अगर आपके भारतीय जनता पार्टी के घर बैठ जाएंगे, तो आप कांग्रेस पार्टी से जितने मर्जी लोगों को ले आओगे, कैसे जीत पाओगे? तो मेरा सवाल वही, क्या ये नूरा कुश्ती थी या वाकई में कॉन्टेस्ट था? देखिए, मैं इसको, चूंकि परिस्थितियां जैसी बनी, नूरा कुश्ती नहीं थी, लेकिन बीजेपी को चूंकि मालूम है ये सीट नहीं जीत पाए, और होम मिनिस्टर भी गए, कैलाश विजयवर्गीय को कमांड दी गई, कैलाश विजय मास्टरमाइंड माने जाते हैं, कि एक प्रेशर दिखावा, मतलब ये कि अंग्रेजों की कहावत है, शो ऑफ फोर्स इज ऑलवेज बेटर देन यूज ऑफ फोर्स। तो उन्होंने वो उस तरह से उस पर दबाव बनाया कि लोगों को लगा नहीं छिंदवाड़ा तो गया। अब वो जो कुछ हुआ कि कमलनाथ जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, ये तो कमलनाथ जाने और बीजेपी जाने, लेकिन ये तय है कि चुनाव कमलनाथ का बेटा लड़ रहा था, और कमलनाथ हर जगह मंच पे जाके कि मैंने अपनी जवानी दे दी, मैं आखिरी सांस तक यहां रहूंगा, बड़ी भावुक बातें कर रहे थे। और जिस तरह की, जो आपने कहा, बीजेपी के भीतर की जो लड़ाई है, बंटी साहू को लेकर के बीजेपी में अब वहां पर 2 फाड़ है, बिल्कुल, और बहुत वरिष्ठ लोगों को किनारे कर दिया गया है। तो वो जो चीज है, उसको मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी कीमत पर उसको ठीक कर पाई। वो दरार बड़ी गहरी हुई और बंटी साहू अकेले पड़े, क्योंकि जो एक विवाद हुआ था जिस पर हम लोगों ने भी बात की थी कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, तो वो कहां से आई?
वो बीजेपी की आपसी लड़ाई का भी परिणाम थी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहली बार बीजेपी को कांग्रेस का रोग लगा दिखाई पड़ा कि जो गुटबाजी, जो धड़ेबंदी कांग्रेस में होती थी वो बीजेपी तक पहुंच गई। वो शायद बार बार ये बीजेपी वालों को, कांग्रेसियों को ले रहे हैं, तो उसका असर दिखाई पड़ा और इसलिए ये हुआ। नूरा कुश्ती नहीं कह सकते क्योंकि कमलनाथ का बहुत अपमान हुआ। अच्छा, तो बहुत कुछ स्टेक में भी था कमलनाथ के लिए, तो कमलनाथ ने तो अपनी पूरा कुछ सब कुछ लगा दिया। मैं जो कह रहा हूं ना आपसे कि उनके सबसे करीबी लोग गए भाई, ये उनका ही अपमान था कि जिन लोगों को उन्होंने बनाया, आखिर में देखिए ये भी हुआ कि मेयर की आत्मा जाग गई और उसने कहा मेरे साथ कुछ भी हो, मैं कमलनाथ जी को नहीं छोड़ सकता। तो मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने, जो आपने कहा नूरा कुश्ती में, एक चीज तो मुझे लगती है कि बहुत सारे लोग इसलिए चले गए कि कहीं इधर से कुछ काम है, उधर से कुछ काम है, उनके जाने से उनका काम हो जाएगा। तो कमलनाथ ने भी कहा होगा कि जाओ अपना काम कराओ और आओ। लेकिन अब वो कितने सफल होंगे ये बात की बात है। तो लेकिन अगर इन 6 सीटों को देखें तो आपकी बातों से मेरे को लगता है कि आप पलड़ा जो है अभी छिंदवाड़ा में कमलनाथ का ही भारी, तो 6 में से 1-0 अभी कांग्रेस के फेवर में माने हम। तो दूसरी सीट अगर हम डिस्कस करें सर, तो जबलपुर में बालाघाट पहले। अच्छा, बालाघाट आप पहले। बालाघाट बिल्कुल लगा हुआ है। तो बालाघाट किसकी तरफ? बालाघाट में बड़ी रोचक लड़ाई है। वहां पे भी ट्राइबल डोमिनेटेड हाँ, नहीं, वहां देखो क्या है कि बीजेपी ने भी नए कैंडिडेट को दिया जी, वो पार्षद रही थी, उनका क्या कोई महिला को दिया है, और सिटिंग एमपी का टिकट काट के ढाल सिंह बिसेन का काट दिया, गौरी शंकर बिसेन को दिया नहीं। तो एक नया चेहरा है जो नरेंद्र मोदी का स्टाइल है कि मैंने अगर मिट्टी का भी मांदो डाल दिया तो वो उसमें जान आ जाएगी। तो वो उसके बाद कांग्रेस ने भी नया चेहरा उतारा है। जिन सज्जन को, जो नाम में नहीं याद कर पा रहा हूं, उनके पिता भी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले दिग्विजय कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे थे, और अच्छा परिवार, प्रभाव वाला परिवार। तीसरे हैं कंकर मुंजारे। कंकर मुंजारे करीब 3 दशक से ज्यादा, एक जमाना था कंकर आग उगलते थे, कंकर सांसद बने, इंडिपेंडेंट जीत के गए थे बालाघाट से। तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है, तो वो भी घर छोड़ के चले गए, वो अलग है। तो वहां मैं मानता हूं कि बीजेपी का नेटवर्क मजबूत है, लोग ज्यादा है, लेकिन गौरी शंकर बिसेन, जिनको भाऊ के नाम से लोग जानते हैं, उनका गुस्सा आप याद करो, उनकी बेटी को विधानसभा का टिकट दिया गया था, बाद में उनको खुद लड़ गए। ये संयोग है कि वो हार गए। ढाल सिंह बिसेन एक बहुत अच्छे और विनम्र आदमी है, उनका टिकट काटा, और टिकट ही नहीं काटा कि उनको एकदम ऐसे साफ कर दिया कि पोस्टरों और बैनरों से भी उनका चेहरा चला गया। तो जब लोग घर बैठना शुरू होते हैं, जो बात हम छिंदवाड़ा की कर रहे थे, अगर वैसा बालाघाट में हो गया, जो वहां सरफेस पे नहीं आई ये बात, लेकिन अंदर अंदर जो रोग मैंने कहा ना, कांग्रेस का रोग अब बीजेपी को लग गया है, लोग नाराज हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखें सर सिचुएशन को, तो क्या मतलब अभी आप बीजेपी की तरफ जाते हुए सीटें देख रहे हैं या कांग्रेस की तरफ? बीजेपी का किसको है? बीजेपी का पलड़ा इसलिए भारी है कि बीजेपी के पास बहुत साधन है, बीजेपी के पास हर तरह की टीम है, पैसा भी है और बाकी टीमें भी। एंड में तो सर विक्ट्री ही मैटर करती है। हाँ, विक्ट्री तो आपको अब अगर किसकी लग रही है? विक्ट्री वही कह रहा हूं, कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि लेकिन एज, चूंकि पूरा सिस्टम आप देखो, वो चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि हर तरफ से ताकत जी लगा रखिए, और उस ताकत का अगर नतीजा आएगा, वही देखिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा ताकत लगाई है, इतनी शायद, मतलब मुझे नहीं लगता कि कलकत्ते वगैरह में जा रहे हो, बंगाल में तो ठीक है। तो ये वजह ये है कि इस बेल्ट में पिछली बार 28 जीत गए थे, लेकिन इस बार वो चांसेस नहीं है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी टीम बीजेपी। तो सर अभी तक आप 6 में से हमने 2 सीटें डिस्कस की, ये लोग परेशान हैं, इसलिए इनको पता है कि गड़बड़ है। तो 6 में से 2 सीटें डिस्कस की हैं, 6 में से एक आप क्लियर कट कांग्रेस को छिंदवाड़ा की दे रहे हो, और बालाघाट की सीट पे आप खुद भी डिसाइडेड नहीं है, इनडिसाइसिव है, किसी को भी जा सकती है। सिस्टम के हिसाब से तो बीजेपी मजबूत है, परिस्थितियों की वजह से बीजेपी, लेकिन लोगों का मत और है। सर अब इसके बाद बालाघाट के बाद शहडोल की अगर हम बात करें, तो शहडोल में आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए हेमंत जी, शहडोल में जो हिमाद्री सिंह को चुनाव जो
बीजेपी ने, वो कांग्रेस में थी, उनके बाप दलवीर सिंह और राजेश नंदनी उनकी मां, ये दोनों कांग्रेस के सांसद वहां से रहे थे। अब पिछले चुनाव में वो उन्होंने भाजपा के उससे शादी करके और वो भाजपा में चले गए और 2019 का उन्हें टिकट भी दे दिया गया, तो वो जीत भी गई। लेकिन इस बार एक मजे का प्रयोग कांग्रेस ने किया है कि फुंदेलाल मार्को, जो उसी संसदीय क्षेत्र की एक सीट से विधायक है और बड़ा जुझारू, हमने विधानसभा में भी देखा है, तो वो लड़ने वाला, जमीन पर लड़ने वाला और मतलब सही में आदिवासी, बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजें। तो वहां हेमाद्री सिंह के साथ संगठन किस तरह खड़ा होगा, कौन कितनी मदद कर रहा है, क्योंकि सब जगह मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उसको थोड़ा सा पीछे कर दे तो जमीन, अब पीछे नहीं कर सकते सर, वोटिंग तो हो चुकी है। कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनिए ना, जमीनी स्तर पर दोनों में कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर वही बात है कि सिस्टम तो ज्यादा बीजेपी के पास। तो फिर शेड्यूल, मतलब चाहे सिस्टम की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, लेकिन शेड्यूल आपको आपकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। और सर अब आ जाओ आप जबलपुर में, आपकी फेवरेट सीट है जबलपुर, इसमें आप नहीं, जबलपुर में तो क्लियर कट बीजेपी का पलड़ा भारी है इसमें, क्योंकि देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, जो लोकसभा में सचेतक भी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक थे, उनको विधानसभा लाए हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और फिर जगत प्रकाश नड्डा की वो ससुराल भी है, वो आए भी वहां, प्रहलाद पटेल भी वहीं के रहने वाले हैं। तो बीजेपी, आपको याद होगा कि जिन सज्जन को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने कहा था कि अब ठीक है, पार्टी ने कर दिया, उन्होंने हमारा विरोध तो किया था, लेकिन अब इनके लिए भी काम करना पड़ेगा। एक बीच में बात ये भी आई थी कि शायद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था जब बिश्नोई का चुनाव था। हाँ, नहीं वही कह रहा हूं ना कि बिश्नोई तो खुलेआम विरोध किया, ट्वीट करके और फेसबुक पर डाल के। तो इसके बाद भी चूंकि बड़े बड़े लोग हैं साथ में और सब मोदी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए वहां पर ये लगता है कि जमीनी स्तर पे कांग्रेस का स्ट्रक्चर, कांग्रेस की मुश्किल है, कांग्रेस कमजोर है, कमजोर भी है कांग्रेस। अच्छा सर, अब ये बालाघाट होगा, शहडोल हो गया, जबलपुर होगा, ये तो बीजेपी की स्ट्रांग सीट्स थी, छिंदवाड़ा कांग्रेस की स्ट्रांग सीट है। अब आप मंडला की बात हमें बताइए। मंडला और सीधी जो है, ये दो सीटें ऐसी है जिसमें शुरू से लेकर ये कहा जाता था कि मंडला में खास करके फग्गन सिंह कुलस्ते की हालत ठीक नहीं है। हालत इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनका व्यक्तिगत विरोध बहुत है, और साथ ही साथ अभी विधानसभा चुनाव जो कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर वो चुनाव लड़े थे और वहां चुनाव विधानसभा का हार गए थे। जो आदमी विधानसभा का चुनाव हार गया था, वो लोकसभा का चुनाव कैसे जीतेगा? हेमेंद्र जी, जो आपने कहा फग्गन सिंह कुलस्ते का अब विरोध जो है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आदिवासी, अब वो आदिवासी नहीं है कि जंगल में पड़ा है। आज आदिवासी लड़कों को देखिए आप, हाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग, एडवांस हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो बहुत कॉशियस, बहुत जागरूक हैं अपने, और टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करते हैं। भरपूर, मतलब मैं आपको इस बात से हटके बता रहा हूं कि मैं एक दिन जंगल घूम रहा था, तो अचानक मुझे लगा कि कहीं कोई बैठ के हंस रहा है, तो मैंने देखा एक झाड़ी के पीछे दो बच्चे जो चौथी और 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, वो बैठ के अपने उसमें बढ़िया कोई सीरियल देख रहे थे और हंस रहे थे। तो मैंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे मोबाइल चलाना आता, मैं फलाने छात्रावास में रहता हूं, भाई की शादी है इसलिए आया हूं। तो जब वो बच्चा जो निपट जंगल में है वो कर रहा है, तो मंडला में जो चीज है वो ये है कि अब मुझे जो लगता है आदिवासी नेतृत्व, जो वहां का स्थानीय नेतृत्व है, और आम आदमी, चूंकि फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे एकदम कभी भी कुछ भी बात कर दी, किसी भी बात कर दी, गाली दे के बात करना, चूंकि वो समाज उनका वैसा है, ऐसा कई बार ये हुआ कि कैमरे पर वो गाली दे गए। लेकिन बीजेपी के भीतर आप याद करो, वहां कई बड़े नेता हैं और आदिवासी नेताओं ने ही फग्गन सिंह का विरोध किया था। इसलिए जब 2019 पे चले आप, तो उनका सबसे कम अंतर था जीत जी। और 2023 में उन्हें खुद उतारा उनके भाई की जगह, तो वहां पर भी वो हार गए। मतलब लोकसभा का आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता, केंद्र सरकार का मंत्री, और अपने अपने गृह क्षेत्र में आके हारा, क्योंकि उनके सामने जो मरकाम, ओमकार सिंह मरकाम है, वो लगातार फील्ड में, मतलब लोगों के बीच रहता है और बिल्कुल उसी तरह लगातार जीतते आ रहे हैं। हाँ, नहीं, इसके अलावा वो लोगों के बीच में, तो अगर आपको पैसा लगाना हो अपना
तो आप किस पे लगाएंगे? देखिए, वो पैसे की तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ओंकार सिंह मरकाम की जीत लगभग तय है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के उन आदिवासी नेताओं का है जो उस इलाके में फग्गन सिंह कुलस्ते से बहुत परेशान है। उन्होंने खुल के विरोध किया है और विधानसभा में भी किया। हाँ, तभी हारे थे। अच्छा सर, फाइनल सीट सीधी का बड़ा रोचक मुकाबला है, क्योंकि कमलेश्वर पटेल और बताया ये जाता है कि राहुल सिंह ने मिलकर के कैंपेन किया है, क्योंकि राहुल सिंह ने कमलेश्वर पटेल ने राहुल सिंह की मदद जो है विधानसभा के चुनाव में की थी, और इसका जो है समय वापस चुकाने का था, तो इसलिए उन्होंने उनकी खूब मदद की, और वहां पे बसपा का भी एक कैंडिडेट आ गया है। तो इस सीट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहां बहुत मजेदार स्थिति है। कमलेश्वर पटेल ओबीसी हैं जी, और उनके पिता भी वहां से, उनका पुराना जिसको कहें खानदानी इलाका है। वो विधानसभा चुनाव हार गए, चूंकि लहर ऐसी थी। अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल के पिता बहुत करीबी थे, और मैंने देखा इंद्रजीत पटेल राहुल सिंह के पिता को इतना मानते थे कि उस समय उन्होंने अपनी मंत्री पद की कुर्सी खतरे में डाल दी थी जब तिवारी कांग्रेस बना के अर्जुन सिंह जी अलग हुए थे। तो वहां कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह का एक साथ आ जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। पर वहां बीएसपी के अलावा जो सबसे मजेदार बात है वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लग रहे हैं अजय प्रताप सिंह। वो अजय प्रताप सिंह जो राज्यसभा सदस्य थे बीजेपी के, जो प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, जो शिवराज सिंह के काफी करीबी थे। मेरा बीएसपी निकल गया, मैं गोंडवाना की बात कर रहा था। हाँ, गोंडवाना से हैं, तो वो बहुत मतलब वो चुपचाप जो हैं, भले ही अब आखिरी उसमें कुछ समझौता हुआ हो तो नहीं कह सकते, लेकिन अजय प्रताप सिंह ने पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान की बात थी। तो इसलिए वहां जो एंगल बना है, और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, भाई पिछली बार सबसे पहले गोविंद शुक्ला जीते थे, उसके बाद जो है गोविंद मिश्रा, सॉरी, उसके बाद ये जब आई 14 में रीति, तो 14 और 19 केदार शुक्ला का भी कोई रोल अभी? मैं वही कह रहा हूं कि अब रीति पाठक को आपने न तो केंद्र में मंत्री बनाया, केंद्र से भेज दिया तो प्रदेश में भी नहीं बनाया। वहां आपने जो है उस आदमी को टिकट दिया है बीजेपी ने, जिसने एक जमाने में बीजेपी छोड़ दी, तो बाकायदा वो चिट्ठी जारी हुई थी, जो भी सज्जन है वो। तो उनमें विरोध जो है वो केदार शुक्ला, रीति पाठक भले ही सब काम कर रहे हो, लेकिन अब वही चीज मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि बीजेपी कांग्रेस हो गई है जी, तो अंदर अंदर फिर सब अपना खेल करते हैं। कौन जीत रहा है सर? मतलब हमको नहीं, अब मैं ये एकदम दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस सीट पर बड़ा उलटफेर होगा। तो सर, अगर सीधी की सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, होगा, और छिंदवाड़ा और मंडला डिसाइसिवली कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और बालाघाट में भी आप कह रहे हैं कि लड़ाई जो है कांटे की हो सकती है, शहडोल में भी दमदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बीजेपी श्योर शॉट तो 6 में से सिर्फ जबलपुर जीत रही है। हाँ, अब श्योर शॉट में तो 2 सीटें हैं इनकी। अच्छा, अब शहडोल भी आप हाँ, दमदारी से भी लड़ रहे हैं, लेकिन तो वो 29 में से 29 की बात तो छोड़िए, अभी स्थिति तो उल्टी होती हुई नजर। पहले 6 में केक वॉक नहीं है, वो 400 पार का नारा पहली 6 में ही रुक रहा है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं। भोपाल में भी रोड शो है उनका। हाँ, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं कि जहां आप ये समझिए कि जो बोल रहे हैं, जो उनके गरिमा के विपरीत है, उस तरह सब चीजें, और दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फीडबैक जो है 102 सीटों का, और इन 102 सीटों में देखिए तमिलनाडु पूरा जा रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, सब जगह बीजेपी को कांटे बहुत कड़ी टक्कर है, और खासतौर पर हरियाणा में तो आधे आधे हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। जो फीडबैक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हुआ है वहां बीजेपी को भारी नुकसान होना है, और यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा, चूंकि हर जगह आप देखो तो नरेंद्र मोदी के फोटो के अलावा किसी का फोटो नहीं है, और वही दौड़ रहे हैं। और मुझे जो जानकारी है कि वो 2 दिन पहले नागपुर जाके भी सरेंडर करके आए हैं, संगम शरणम गच्छामि हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावे जो है जरूर 400 पार के कर रही है, लेकिन
जो पहले राउंड में जो इलेक्शन हुआ है और खासकर भारतीय जनता पार्टी को अगर इस तरह के आंकड़े जीत के लाने हैं तो मध्य प्रदेश और खासकर हिंदी भाषी राज्यों में 100% का स्ट्राइक रेट होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में से 29 में से 29 सीटें जीतनी पड़ेगी, राजस्थान में 25 में से 25 जीतनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में अपनी चौकी परफॉर्मेंस 2019 में टॉप पे थी उसको और बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले राउंड का चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए, वहां पर टॉप नॉच परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की होती हुई नहीं दिख रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है। छिंदवाड़ा की सीट और मंडला की सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर ना जाते हुए कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।